डिस्कशन कर रहे हैं, शूज का डिस्कशन कर रहे हो या किसी भी चीज़ का डिस्कशन कर रहे हो और मोबाइल का डिस्कशन कर रहे हो और उसी तरह के एड्स आपको फेसबुक, व्हाट्सएप मतलब इंस्टाग्राम में नजर आने शुरू हो जाएंगे। कैसे पता चला आपको कि आप लोग या तो शूज़ खरीदने का इरादा रखते हैं या मोबाइल खरीदने का इरादा रख रहे हैं या आप कोई वॉच खरीदना चाह रहे हैं, आप कंप्यूटर खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदना चाह रहे हैं। खातन अक्सर कोई अगर आपस में बैठा है किसी जूते की बात करें तो उनको फेसबुक पे सिल्वर की ज्वेलरी या पता नहीं इन्विटेशन की ज्वेलरी, कौन कौन सी ज्वेलरीज के ऐड आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा हुआ है? कैसे पता चला? ये सिक्स सेंस नहीं है, सिक्स सेंस किसने कहा? ये एल्गोरिथम के थ्रू यहाँ से भी कोई इनपुट आ रहा है। अच्छा सर दोबारा है जी? ये पॉइंट है। हम जब कभी भी मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इवन कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है ना, वो भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वो आपको ये पूछेगा कि आपका कैमरा एक्सेस करूं, आपकी माइक्रोफोन एक्सेस करूं, आपका स्पीकर एक्सेस करूं, आपकी गैलरी एक्सेस करूं, आपकी फोन बुक एक्सेस करूं। वो क्यों करता है? इस पॉइंट पे क्लैपिंग होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा पॉइंट दिया है कि वो हमारी पूरी रिटेल इंडस्ट्री का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बुनियाद है ना, वो सिर्फ इस पॉइंट पे है। हम अपने पास जितने भी गैजेट्स लेके घूमते हैं, मोबाइल है, स्मार्टफोन है या मतलब कोई स्मार्ट वॉच है, एक्सवाईज़ेड कुछ भी है, वो सारे के सारे हमारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इवन तो अगर मेरा मोबाइल का कैमरा पॉकेट में है ना, मुझे लगता है कि लॉक है, अगर मैं हाथ में मोबाइल रख दूं, मोबाइल लॉक है, मेरा कैमरा ऑन होगा, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, और तो वो मेरी गैलरी में सेव नहीं हो रही, वो रिकॉर्ड सब कुछ कर रहा है। मेरी जेब में मेरा मोबाइल फोन है, उसका माइक्रोफोन ऑन है, ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। और इसी की बेसिस पे आपको सारी की सारी सजेशंस जो आ रही होती हैं, एड्स जो आ रहे होते हैं, वो उसी के थ्रू आ रहे होते हैं। तो रिटेल इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो कोई आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचती, कोई सर्विस बेचती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिनसे हम इंटरनेट लेते हैं, वो सर्विस बेचते हैं, उनका कोई प्रोडक्ट तो नहीं है। प्रोडक्ट उसको कहेंगे टेंजिबल प्रोडक्ट, जो हम उसको देख सकें, उसको उठा सकें, उसको फील कर सकें, उसको फिर इस्तेमाल कर सकें। इंटरनेट को मैं फील करके इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो एक सर्विस है। इंश्योरेंस कंपनी है, वो मुझे सर्विस दे रही है, वो मुझे कोई एक ग्लास या कोई भी ऐसी चीज़, कोई प्रोडक्ट उठा के नहीं दे रही। लेकिन शूज़ की मार्केट हो गई, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, मोबाइल फ़ोन कंपनीज हो गई, ग्लासेस की कंपनीज हो गई, ये जितने भी इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो कुछ भी है, ये सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री। और रिटेल क्या होता है कि हम जो एंड यूजर है, जो कस्टमर, जो एक्चुअल में यूज कर रहा है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कहते हैं जो चीज को एंड में इस्तेमाल करे, वो रिटेल कस्टमर होता है। ठीक है, तो वो अब उनको उनकी जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो उनके प्रीवियस हिस्ट्री है, उसकी बेसिस पे सारे एड्स दे रहा होता है, उसकी बेसिस पे सारे सजेशंस दे रहा है। जी, एल्गोरिथम जो लफ्ज़ आया था, एल्गोरिथम बेसिकली एक आपके पास स्टेप्स हो। एल्गोरिथम को हम ये समझें कि हमारे पास जो हम कंप्यूटर साइंस में कोड्स लिखते हैं ना, वो कोड भी एक स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा होता है। तो वो एल्गोरिथम बताता है कि सबसे पहले आपने हिस्ट्री चेक करनी है, हिस्ट्री चेक करने के बाद आपने देखना है कि कौन से लेट्स से शूज़, मैं मतलब मेरे शूज़ देखने, मेरे पास शूज़ का ऐड आ रहा है, लेकिन मेरे पास कोई लुई विटॉन के शूज़ का ऐड नहीं आएगा, मेरे पास कोई नाइकी के शूज़ का ऐड नहीं आएगा, मेरे पास ओरिजिनल एडिडास के ऐड नहीं आएंगे। मेरे पास ऐड कौन से आएंगे? एंडियोर का ऐड आ जाएगा, बाटा का ऐड आ जाएगा, सर्विस का ऐड आ जाएगा, क्लाइव का ऐड आ जाएगा, मेरे पास फर्स्ट स्टेप का आ जाएगा, ये बहुत सारे मेरे पास ऐड आ जाएंगे। ठीक है, तो अब उसको कैसे पता चला कि मैं नाइकी का जूता नहीं खरीदूंगा, जितना भी अच्छा लग जाए मैं नहीं खरीदूंगा?
मैं कर दूंगा एंड्योर कर दूंगा, तो वो मुझे एंड्योर का याद दे रहा है। ये एल्गोरिथम देखो, जो मेरी हिस्ट्री चेक करता है, मेरे सारे स्पॉट चेक करेगा, मेरी लोकेशन चेक करेगा, मेरी जो भी डेमोग्राफिक कंडीशन है वो चेक करेगा, मेरी एज, उससे रिलेवेंट जितनी चीजें वो दिखाएगा। जैसे आगे आने वाले दौर में सर क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम जो चीज़ अपने माइंड में सोचें कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें इन चीज़ों की नीड्स हैं, तो क्या हम जबान पर ना रहे, हमारी गुफ्तगू में ना आए, अभी वो चीज़ हमें वो प्रोवाइड कर दे हमारे गैजेट्स, क्या पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के इस तरह की कुछ बन जाए, जिस तरह दौर फास्ट होता चला जाए? देखिए पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन इतना आसान भी नहीं। इलॉन मस्क का नाम सुना है? कौन है? टेस्ला का फाउंडर है। इलॉन मस्क ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बनाया था चंद साल पहले, चैट जीपीटी। नाम सुना है सबने? हर कोई आजकल इस्तेमाल करता है। किसी को कोई एक मैसेज भी करना है ना, अगर किसी टीचर को मैसेज करना है तो वो चैट जीपीटी से लिखवा के करते हैं कि कोई अच्छा सही मैसेज हो, ऐसे ही है ना? वो इलॉन मस्क का, तो इलॉन मस्क ये क्लेम कर रहा है, मुझे एग्जैक्ट उसका ईयर याद नहीं है, लेकिन वो उस बाय एंड ऑफ दैट ईयर वो कह रहा है कि मैं अपना एक और मतलब अपना डुप्लीकेट खड़ा करूँगा, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, वो सारी चीजें सोचेगा, करेगा और वो सारे सजेशन देगा। पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं। ठीक है, एक सवाल से छोटा सा और करना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहली दफ़ा जब मैंने बार AI इस्तेमाल किया था, तो अब उसको मैंने लिखा ना आप कैसे और आपका नाम क्या है ये बताएं उर्दू में। उसका जवाब आया कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मुझमें इंसानों वाली फीलिंग्स नहीं है, एहसास नहीं है और मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे बार AI के नाम से बुला सकते हैं। तो ये ना मतलब एक अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि ये क्या चीज़ है, ऐसा लग रहा है कि सामने इंसान है। तो अल्लाह ने जो इदराक का एक बस को जो फकत इंसानों में रखा है कि वो समझता है, तो ये मशीन में ये चीज़ इस तरह दाखिल हुई है कि वो समझता भी है और फिर वो उस चीज़ पर वो जवाब भी देता है और फिर एग्जिट वही चीज़ वो कनेक्ट करता है। ये बस इंसानों के साथ मशीन किस तरह कनेक्ट हो, इसको ज़रा वजाहत कीजिएगा। देखें सवाल ये है इनका, सवाल आपका यह है कि इंसान जितना सोच रहा है वो मशीन कैसे सोच रही है, वो चीज़ उस पर ट्रांसफर कैसे हो। मैंने तो AI का इंट्रोडक्शन किया था, तो उसमें कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए थे और उसमें एक था डीप लर्निंग। डीप लर्निंग था, मैंने कहा था मशीन लर्निंग अलग है और उसके बाद मैंने कहा था डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग सिर्फ ये होती है कि मैं मशीन को इनपुट दूँ और मशीन को बताऊं कि तुमने अगर ऐसा हो तो ये करना है और अगर ऐसा हो तो ये करना है। ठीक है, डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग बेसिकली मशीन को हमारे ब्रेन की तरह इंटीग्रेट करना। हमारे ब्रेन कैसे काम करता है हमारा ब्रेन? कोई अगर मेडिकल का स्टूडेंट हो या किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है तो उसने न्यूरॉन का नाम सुना होगा। हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जो हमारे दिमाग में लिए हैं, उनको न्यूरॉन कहा जाता है। वो न्यूरॉन सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक पूरा जाल बना हुआ है न्यूरॉन से। वो न्यूरॉन आपस में मैसेजेस पास कर रहे होते हैं और वो ही हमारी इंटेलिजेंस पे तो मतलब उसी पे मैसेज है हमारी इंटेलिजेंस। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, मशीन को डीप लर्निंग की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जिस तरह न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं इसी तरह के एल्गोरिथम्स लगाएंगे ताकि हमारे जितने भी मशीन के जो हमारे सेल्स हैं वो न्यूरॉन की तरह काम करना शुरू करें। तो ये सारा डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो हम कंप्यूटर विजन की बात करते हैं। एक एग्जांपल दी थी पीछे किसी ने जो मेडिसिन के रिलेटेड कि जो टैबलेट कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ उसको पता है, वो बेसिकली मशीन को डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसको हमारे ब्रेन की तरह बना रहे हैं कि उसके पास एक सिर्फ टैबलेट की इमेज उसने खुद ही कैप्चर की। अब उस इमेज को जिस तरह हमारा दिमाग पढ़ रहा है ना, लेट्स से मेरे पास अगर ये पिक्चर है तो मैं इस पिक्चर में बता सकता हूँ कि ये जो सर के पास एक कान में कोई शेप बनी है, कोई गैजेट लगाया हुआ है इसमें, मेरे ब्रेन ने कोई ना कोई मैसेज पास किया होगा। पहले मेरी आँख ने देखा और फिर उसके बाद मेरे ब्रेन के पास कोई रिसेप्टर न्यूरॉन लेकर गया,
फिर एक सेंसरी न्यूरॉन, ये सारे मैसेजेस पास किए और उसके बाद मेरे ब्रेन ने एक और मैसेज पास किया मेरी बॉडी को कि ये एक ऐसा गैजेट है जो उसने पहना हुआ। अब वो मशीन जो कि टैबलेट को सिर्फ स्कैन कर रही है, जो स्कैनिंग मशीन है उसने आंख वाला काम कर लिया। अब जो उसकी मेन प्रोसेसिंग है वो डीप लर्निंग के थ्रू उसके ब्रेन को बनी है। क्लियर है? जहां तक क्लियर है? रिटेल इंडस्ट्री पे वापस आते हैं। रिटेल इंडस्ट्री की चीजें क्लियर है? रिटेल इंडस्ट्री वाले किस तरह काम कर रहे हैं? हम समझते कि मोबाइल को सब पता नहीं है, मोबाइल को सब पता नहीं चला है। ये डिफरेंट कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्वेस्ट कर रही है ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जाए। आप लोगों के पास अक्सर आपने देखा होगा कंपनीज की तरफ से टेक्स्ट मैसेजेस भी आते होंगे। सफायर पे 50% ऑफ की सेल लगी हुई है, एंड्योर पे 50% ऑफ की सेल लगी हुई है, फर्स्ट स्टेप में 70% ऑफ लगा दिया है। आप कहते हैं यार मैं पिछले 1.5 साल से फर्स्ट स्टेप नहीं गया हूं, मुझे फर्स्ट स्टेप पे क्यों आ रहा है? ना मैंने फर्स्ट स्टेप पे अपना कोई मैसेज भेजा। वो हमारे सारे डाटा से क्यों? जो मशीन को इनपुट देना है ना, वो इनपुट मशीन के लिए वो डाटा है ना, वो डाटा दे के फिर मशीन को देखिए डाटा है। मैंने किसी दिन लेट से मेरे पास एंड्योर का मैसेज आया और मैंने पिछले 3 साल से एंड्योर से जूता नहीं खरीदा, लेकिन मेरे पास आउट ऑफ नोवेयर अचानक से जब एंड्योर पे 50% क्लियरेंस सेल लगी तो मैसेज आया। कैसे आया? ना मैंने एंड्योर का अपना नंबर कहीं दिया है, ना मैंने एंड्योर वालों को कहीं जाके साइन अप किया है, ना कोई फॉर्म फिल किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मेरे पास एंड्योर से मैसेज आ गया। तो कैसे आया? कभी ना कभी मैंने कोई एक पिक्चर तो अपलोड की होगी किसी सोशल मीडिया पर। हाँ हाँ लगता है मैंने कोई पिक्चर अपलोड कर दी, हो सकता है उसमें मैंने एंड्योर का जूता बना, तो वो मशीन्स जो हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि जो मशीन्स हैं उनको डाटा दिया जाता है, वो डाटा सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में डाटा नहीं होता, वो इमेजेस भी होती हैं। आप कहीं कोई अकाउंट बनाएं किसी वेबसाइट पर, जब अकाउंट बनाने जाते हैं ना तो वो आखिरी साइन अप वाले ऑप्शन से पहले ना हमें कैप्चा देता है कि भाई सेलेक्ट ऑल द इमेजेस कंटेनिंग मोटरसाइकिल्स। 9 या 12 ब्लॉक्स दे देते हैं और वो कहते हैं कि भाई मोटरसाइकिल सेलेक्ट करो। हम जब तक वो मोटरसाइकिल वाले ब्लॉक सेलेक्ट नहीं करेंगे वो हमें पेज पे साइन अप करने देगा ही नहीं। तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, वो हमसे ही डाटा ट्रेन करवा रहे हैं कि भाई मोटरसाइकिल कैसी दिखती है, एक सिंपल बाइक कैसी दिखती है, हैवी बाइक कैसी दिखती है, वो हम सब उसको खुद ही बता रहे हैं कि भाई ये चीजें हैं। वो कहते हैं कि भाई ट्रीज की इमेज सेलेक्ट करो, अब ट्रीज पता नहीं कोई अरबों किस्म के दरख्त हो सकते हैं, प्लांट्स की बहुत सारी किस्में हैं ना, हम खुद ही उसको दे रहे हैं कि ये सब प्लांट्स हैं, ये सब ट्रीज हैं। तो वो हमसे ही डाटा लेके ट्रेन करवा रहे हैं और फिर हमारे ऊपर ही इम्प्लीमेंट करें। क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बेसिकली इन्वेंटरी मैनेजमेंट का है। अगर आप तो चाहेंगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है मेरे पास, तो बहुत सारी वीडियोस हैं इसमें भी और इन्वेंटरी मैनेजमेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज कवर की गई है इस प्रेजेंटेशन में, लेकिन अपनी पिछली इंडस्ट्रीज में हम बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं। जैसे कस्टमर सर्विस हम बहुत सारी हेल्थ केयर में भी कवर कर चुके थे, हम फाइनेंस में भी कवर कर चुके थे, हमने रिटेल में भी कवर किया, तो इसी तरह इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी हमने रिटेल में कवर किया। कैसे किया? अच्छा एक हश पपीज है हश पपीज में जो मियामी सैंडल है वो बिल्कुल फ्रंट वाले रैक पे क्यों सबसे ज्यादा लिखते हैं? या लेट से कोई ड्रामा सीरियल चल रहा हो, आज मुझे नहीं पता कोई ड्रामा सीरियल चल रहा है और उसमें किसी खातून ने कोई अच्छे से इयरिंग पहन ली, अब आपको हर दुकान पे, आप किसी भी ज्वेलरी की मार्केट में चले जाएं, फ्रंट में नजर आएगा वो इयरिंग। ये तो चलो वो छोटे दुकान
दुकानदार है वो तो सिंपल ये देखते हैं कि अच्छा ये मार्केट में चल रहा है वो उठा के रखो। लेकिन जो कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो जिनका काम बहुत बड़े पैमाने पे, वो सारे प्रोडक्ट्स को इस तरह चुनते हैं। कुछ मैनुअली तो नहीं कर सकते ना कि यार 4 लोगों को बिठाएं, अब देखो उसमें कौन सी ज़्यादा बिक रही है क्या है, उसको हमने स्टॉक ज़्यादा रखना है ताकि ये ज़्यादा बिके, ये वाली चीज़ नहीं चलती, इसका स्टॉक कम रखना है हमने, इस वाले स्टॉक को हमने फ्रंट वाले शेल्फ पे रखना है। सुपरमार्केट गए चेज पे, इम्तियाज पे, जिस चीज़ से हमारे अम्मा अब्बा को नफरत होगी ना वो फ्रंट वाले शेल्फ पे रखेंगे और उसके बच्चे चपेटे खा रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं लेना है। उनको कैसे पता चला कि ये मैंने फ्रंट पे रखना है? वो अपने सेल्स रिकॉर्ड से देखते हैं, फिर सेल्स रिकॉर्ड से ये भी देखते हैं कि ये वाली चीज अगर ज्यादा बिक रही है तो खरीद कौन रहा है, फैमिली वाले कस्टमर आ रहे हैं या इंडिविजुअल कस्टमर आ रहे हैं। अगर फैमिली वाले कस्टमर आ रहे हैं और ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो यकीनन किसी बच्चे के लिए लिया, मतलब ये वाले बच्चे में ट्रेंडिंग है ये चीज। लीगो ब्लॉक्स बहुत पहले आए थे, अब हर टॉय शॉप पे लीगो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ऐसे नहीं? फन चीज चोकोस वगैरह जो हम सीरियस दूध में डाल के खाते हैं, जो भी नया आएगा बच्चों ने ऐड देगा यूट्यूब पे या फेसबुक पे, बोला ये चाहिए। अब जैसे वो बिकना शुरू हुआ ना, आपको विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर जो सारे सुपरमार्केट के फ्रंट शेल्फ पे वो चोकोस नजर आ जाएंगे। वो शेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, ये सारी इन्वेंटरी मैनेजमेंट। क्लियर है? आगे बढ़े। इस वीडियो में भी यही कि वो वेयरहाउस किस तरह से सेट कर रहे हैं, कौन सा स्टॉक ज्यादा रखना है, किस प्रोडक्ट का कम रखना है। कितनी चीज ऐसी है कि लेट्स से उसमें जैसे एक सैंडल है, वो सैंडल सबसे ज्यादा बिकती है बड़ों में, मैं बचाना साइज नहीं रखूंगा, मैं बड़ों का साइज ज्यादा रखूंगा, तो किसका कितना स्टॉक रखना है, कहाँ रखना है। पिछली बात जो आपने समझाई उसमें एआई का ताल्लुक क्या था ये जरा बता दीजिए। ये स्मार्ट वैल्यू की जो बातें आपने हाँ एआई का ताल्लुक देखें, मैंने सिर्फ परचेज किया, जैसे हम सब गए एक जगह पे, हमने एक ही चीज खरीदी, अब एक हफ्ते बाद उस स्मार्ट में चाहे आपको एक हफ्ते कोई चीज़ दोबारा ना खरीदना है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा क्राउड जाकर कोई एक ही चीज़ खरीदेगा ना, और अलग अलग सेल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हम सबके ब्याह पे गए और सबके लिए एक बोलेगा, सबका अलग अलग बिल बनेगा। तो वो बहुत सारे सेल रिकॉर्ड्स उनके पास चले गए, जब सेल रिकॉर्ड्स गए तो उनके पास डाटा गया। अब आजकल हर मार्ट वाला कहता है सर आपका नाम, आपका नंबर, आप किसी भी शॉप पे जाएं वो सबसे पहले आपका नाम और नंबर नोट करते हैं, वो आपके बिल में लिख के दे देते हैं। हम समझते हैं कि वो हमारे लिए नहीं, तो हमारे लिए नहीं, उनके लिए हमारा डाटा कलेक्ट करके फिर मशीन्स को देते हैं। उनके बाद एप्लीकेशंस हैं जो कि बताती हैं, पूरे रिपोर्ट्स बनती हैं, चार्ट्स बनते हैं, जिसको हम जिसके लिए बहुत सारे रिपोर्टिंग टूल्स मौजूद हैं, पावर BI मौजूद है, टैब्लो मौजूद है, क्लिक व्यू मौजूद है, क्लिक सेंस मौजूद है, और अनगिनत पता नहीं कितने सारे टूल्स मौजूद हैं। फिर कंपनीज उनको यूज़ करके रिपोर्ट्स बनाती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही है, जिसका हमने स्टॉक रखना है, तो स्टॉक रखने के बाद हमने कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा लेकर आनी है मार्केट में। क्लियर है? मैन्युफैक्चरिंग, इसको पिछली रिटेल इंडस्ट्री से लिंक करें थोड़ा सा। हमने एग्जांपल दी कि लेट्स से एक प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकना शुरू हो गई, या एयरिंग की हमने एग्जांपल ली थी, वो सबसे ज़्यादा बिकना शुरू हो गई, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास अगर कोई वाला डाटा नहीं जाएगा, अगर वो AI पे काम नहीं करेंगे, तो वो तो वही प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे, वो घिसे पिटे पुराने वाले एयरिंग्स बना रहे होंगे। ऐसे ही है, वो लोग भी यूज़ करते हैं, वो लोग भी सारी इंडस्ट्रीज आपस में लिंक होती है। कैसे? जब रिटेल इंडस्ट्री के पास सबसे ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट आएगी ना किसी एक चीज़ की, वो अपने सप्लायर को बोलेगा यार इस चीज़ की सप्लाई मुझे ज़्यादा दे, फिर सप्लायर जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास यार ये वाली चीज़ें ज़्यादा बनाओ ताकि सप्लाईज की हम पूरी कर सकें, मार्केट से वो चीज़ शॉर्ट ना हो। अगर शॉर्ट हो गई और कस्टमर चला गया, ठीक है, आजकल जो कस्टमर सर्विसेज है ना, वो ये भी देखते हैं कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है। कस्टमर को अगर एक चीज़ नहीं मिलती तो क्या वो दोबारा वापस आता है या चला जाएगा? ये सारे कस्टमर सर्विस वाले बिहेवियर पे भी काम करते हैं, रिटेल वाले पे सप्लायर को, सप्लायर वाले मैन्युफैक्चरर को,
तो ये सारे पूरी इसमें इंडस्ट्री लिंक होकर काम कर रही है कि कितनी किसकी प्रोडक्शन करनी है। सर प्रोडक्शन जो है पहले करती है और जो वेदर जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी रेडिएटर बनाती है और अचानक से कराची में बारिश हो गई, अब वो बारिश के दौरान वो रेडिएटर बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो उसकी जो है सेल बढ़ जाती है तो बहुत तेजी से। तो अब उस सेंस में जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही अब वो कंपनी कैसे फोरकास्ट करेगी, फोरकास्ट वो कर रही है 10 साल से, उसमें क्या एआई ऐसे कोई कुछ फोरकास्टिंग कर सकता है क्या? मैन्युफैक्चरिंग के जो लॉट है वो बैच को बढ़ जाए और जो आगे जो वेदर सीजन ये एक सवाल में एक चीज इंक्लूड करूंगा, आपने जैसे मैन्युफैक्चरिंग में रखा है कि एआई चीजों को मैन्युफैक्चर करके दे रहा है या जस्ट डेटा कैलकुलेट डेटा कैलकुलेट करके दे रहा है, इवन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, मित्सुबिशी कंपनी का नाम सुना है? जापान में मित्सुबिशी कंपनी की जो पूरी एक लाइन है, जो प्रोडक्शन लाइन है, वो मैंने पर्सनली विजिट की है। वहां पे पूरी प्रोडक्शन लाइन में फकत 2 बंदे मौजूद थे, बाकी कोई नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एआई के थ्रू उन लोगों ने सारी चीजें मशीन को इतना सिखा दिया है कि कौन सा सेमीकंडक्टर कितना बनाना है, कितना हटाना है, आगे किस तरह उसकी प्रोडक्शन होनी है, वो कौन सी लाइन में जाएगा, किस तरह पैक होगा, वो सारी चीजें खुद कर काम कर रहे थे वो रिमोट रोबोट्स लगाए हुए, लेकिन उनके रोबोट्स को जितना कमांड प्रॉम्प्ट देंगे ना 10 बना मैं थोड़ा सा उससे चाहूँ। हाँ देखिए, आप जो बात कर रहे हैं उसमें सारी इंडस्ट्रीज लिंक है। तो मैं लिंकेज की बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सारी इंडस्ट्रीज लिंक है। वो कितना लिंक है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारा हिस्टोरिकल या हमारा माजी का डाटा नहीं लेते, वो उस माजी के डाटा को उठाकर फिर आगे की ट्रेंड भी बनाते हैं। ये पूरी एक साइंस है जिसको हम कहते हैं ट्रेंड एनालिटिक्स। उसमें ये होता है कि भाई कौन सा वेदर आता है तो कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है, इस वेदर में ये चीज़ कम बिकती है, ये वाला मंथ आता है तो उसकी सेल बढ़ जाती है। तो कंपनीज फिर क्या करती हैं, वो पूरे जैसे कोई अगर बहुत लार्ज स्केल कंपनी है तो वो 5 साल 10 साल की ट्रेंड बना कर रखती है कि हमने इस महीने में इसकी प्रोडक्शन करनी है, फला साल के फला महीने में इसकी प्रोडक्शन रोक देनी है, इसकी प्रोडक्शन करनी है। तो फिर उनके सारे जितने भी बैचेज हैं या जो लॉट्स होती हैं वो उसी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर हो जाते हैं। तो ट्रेंड एनालिटिक्स ठीक है, ट्रेंड में फोरकास्टिंग, एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके लिए हमारे पास एआई के डिफरेंट टूल्स मौजूद है जो कि हमें खुद से करके देते हैं, हमें बैठ कर नहीं करना पड़ता। इसके लिए सबसे जो बहुत एक मुश्किल फील्ड मानी जाती थी आज तो अर्सा पहले तक, वो थी एक्चुरियल साइंसेस। वो यही करती थी। अब एक्चुरियल साइंसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम जो प्रिडिक्शंस करते थे, अच्छा ये कैसे पता चल जाता है कि भाई फला तारीख को 5 बजे के बाद हवाएं, समुद्री हवाएं चलना शुरू होंगी। वेदर अपडेट्स पढ़ते हैं ना, सारे टूल्स लगे हैं इसके थ्रू वो चीज़ें देखते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई बादल इस तरीके से मूव कर रहे हैं, यहाँ से विंड मिक्स चल रही है, समंदर में लहरें इस तरह की बन रही हैं, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आगे इस वक्त तक इतनी डेवलप हो जाएंगी कि यहाँ पे समुद्री हवा चलना शुरू हो जाएंगी या तूफान आ सकता है। वो प्रिडिक्शन जो करते हैं वो सारे उन टूल्स के थ्रू करते हैं। अगेन उसको सिर्फ प्रिडिक्शन कहा जाता है, वो 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहते। नाम उसका वही लगता है, पेशेंट गोइंग। अगर जब तक वो बारिश जैसे वो जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट है, जो मेट डिपार्टमेंट है, वो ये प्रिडिक्शन कर देता है कि बुध की शाम से बारिश शुरू होगी। तो जब तक वो बारिश शुरू नहीं होती वो उस वक्त पेशेंट को ही है। जब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी भी हो नहीं कि भाई हम 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं, हर साइंस की लिमिटेशन है। 100% श्योरिटी के साथ कोई भी साइंस नहीं है, उसमें एरर का रेशियो लाजमी मौजूद होगा। क्लियर है?
इनका क्वेश्चन है कि अगर हम किसी चीज को नेचर से कोरिलेट करते हैं तो प्रेडिक्शन के अच्छा ठीक है और 100% श्योरिटी ना देना वो सही है, लेकिन अगर हम किसी चीज को आर्टिफिशियली में खुद ही बना रहे हैं, खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें तो हम 100% श्योरिटी देंगे। देखें 100% श्योरिटी कोई साइंस नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। दैट्स इट, रिटेल इंडस्ट्री को ये पता चल गया कि ये वाली प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है, उन्होंने कहा कि भाई अगले 2 साल तक इसकी सेल इस परसेंटेज तक जा सकती है। लेट्स से इस वक्त अगर मंथली उस प्रोडक्ट की सेल 50 लाख है तो अगले क्वार्टर तक वो लेट्स से 80 लाख तक पहुंच सकती है, लेकिन वो कहेंगे पहुंच सकती है। क्यों? एक्सटर्नल फैक्टर देखें, कस्टमर का बिहेवियर, हो सकता है कस्टमर से माइंड चेंज कर सकते। उन्होंने तो एनालाइज किया कि हाँ कस्टमर अभी खरीद रहा है तो फ्यूचर में नहीं खरीदेगा, लेकिन नहीं खरीदा तो गारंटी है। इसलिए कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इवैल्यूएट किए जाते हैं। जवाब उस वक्त देगा वो जब वो किसी फैक्ट डिपेंडेंट है, कोई फैक्चुअल बात है, कोई इंफॉर्मेशन है तो वो 100% श्योरिटी के साथ दे सकता है। कोई सजेशन अगर है तो वो 100% श्योरिटी के साथ देगा। हमारी लॉ रिलेटेड जितनी चीज़ें वो सारे हाँ, क्योंकि वो फैक्ट बन जाते हैं, तो वो फैक्ट सारे 100% श्योरिटी के साथ देगा, क्योंकि वो लेट्स से यूनिवर्सल ट्रूथ है अगर वो देगा 100% श्योरिटी के साथ। लेकिन जो सजेशंस हैं, जो उसकी प्रोटेक्शंस हैं, वो 100% श्योरिटी के साथ नहीं होंगी। क्लियर? सर भारत में आगे वाले सजेशन एआई के 100% श्योरिटी के साथ नहीं दे सकता, ये तो कोई ह्यूमन नहीं दे सकता। और आपने कहा कि आप कह रहे हैं नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्क नहीं है। आपकी नज़र में नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है? मुझे बताएं नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ वो करती है जो हम उसको बताते हैं। मैंने कहा कि हम जितना डेटा देंगे वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। क्या आपके पास ऐसा है कि आपको जितना कहा जाएगा आप उतना करेंगे? आपके पास आगे की दूसरी सोचने की सलाहियत है, आप रीजन कर सकते हैं, रीजनिंग की कैपेबिलिटी है ना आपके पास। मशीन के पास रीजनिंग की कैपेबिलिटी नहीं है आपके। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने का हमारा मोटिव और मकसद तो ये है ना कि वो ह्यूमन के लेवल पे आगे काम करे, वो सोचे समझे खुद फैसला करे। जैसा कि फिल्म में बॉलीवुड की रोबोट्स, ठीक है, इसने अपने जैसे और रोबोट्स खुद बनाए। एट द एंड जो सेकंड उसका पार्ट था उसने रोबोट बना दिए जो वर्क कर रहे हैं, और हर रोबोट के पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो खुद अपने जैसा और डिवाइड कर सकता है। तो मोटिवेट करने का हमारा वही कि आप ब्रेन तक पहुंचे। हाँ, देखो हम ब्रेन को ही रेप्लिकेट कर रहे हैं, लेकिन जिस मूवी की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, वो भी समझो बहुत दूर की कोई इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अभी हम उस वक्त तक वहाँ तक नहीं पहुँचे कि एक रोबोट मैंने बना लिया फिर वो रोबोट 100 रोबोट और खड़े करते हैं, क्योंकि उस रोबोट के पास रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग की पावर अभी तक नहीं आई है। डिसीजन मेकिंग की पावर सिर्फ इतनी है जितना मैंने उसको इनपुट दिया है, वो उसके आगे नहीं सोच सकता। ट्रांसपोर्टेशन, हमने इलॉन मस्क का डिस्कशन किया था, उस पर टेस्ला की बात आई।
क्यों इतनी मशहूर हो गई? ऑटो ऑटोपायलट। मैं सिर्फ गाड़ी में बैठ जाऊँ, उसको बता दूँ मुझे फला जगह जाना है, मुझे कोई स्टीयरिंग नहीं पकड़ना, मुझे कोई ब्रेक नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस मैं बैठा हूँ, मैंने खाना पीना है, जो कुछ करना है, सोना है, सो जाऊँ, मुझे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचा दूँ ऑटोपायलट। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। मल्टीपल सेंसर्स लगा दिए कि वो ट्रैफिक को सेंस करे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बराबर से अगर कोई गाड़ी वाला आ रहा है तो मेरे रिफ्लेक्सेस जो हैं, मेरा ब्रेन ऑटोमेटिक काम करता है और मुझे फौरन से एक मैसेज भेजता है कि इस साइड से एक गाड़ी आ रही है तो फौरन से ब्रेक लगाओ। तो वो जो सेंसर्स मेरे काम कर रहे हैं वही सेंसर्स रेप्लिकेट कर दिए किसमें? गाड़ी में, कि वो ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी। कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई आगे हर्डल आ गया, कोई ऐसी कोई रुकावट आ गई आगे, तो गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाएगी, टर्न लेगी, रास्ता कहाँ है। मैं अगर मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ या मैं खुद बैठ कर पर्सनली खुद ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता है, मैं अपने पास मोबाइल पे गूगल मैप खोलता हूँ, डेस्टिनेशन लगाता हूँ और फिर उसको देख के जाता हूँ। मैंने गाड़ी को सिर्फ डेस्टिनेशन बता दी, मैप उसी में इंटीग्रेटेड है, वो मेरी गाड़ी का सिस्टम खुद मैप को रीड करेगा और खुद देखेगा कि अब मुझे कहाँ टर्न करना है, कौन से यहाँ पे ट्रैफिक में तो मैं ऑल्टरनेट रूट लूँ ना लूँ, वो सब कुछ देखेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में सारे काम क्लियर है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है बताया मुझे यहाँ से। अच्छा चलिए मैं बताऊँ, हमारे पास अक्सर आपने देखा है कि फ्रूट्स की सप्लाई बेमौसम के फल आना शुरू हो जाते हैं। तरबूज का लगा से मौसम एंड हो गया, लेकिन घर में अभी भी आ रहे हैं मार्केट में। कैसे आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? स्टॉक के अलावा वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन भी हो रही है। स्टॉक नहीं होता, जेनेटिक इंजीनियरिंग को एआई के थ्रू ही कर रहे होते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पहले का दौर था, एक किसान के पास लेट से 2 एकड़ की जमीन है, वो दिन रात सिर्फ उसी के पीछे लगा होता था कि पानी का लेवल सेट हो, मेरी वरना फसल खराब हो जाएगी, कोई जानवर ना आए, ये ना हो, वो ना हो, रोशनी इतनी बढ़नी चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें कुछ देखभाल करता था। वो अपने साथ 50-60 बंदे रखता था कि यार तुम वहाँ से देखना है, बहुत सारी चीज़ें करता। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखती है कि यार ये ज़मीन जो है ये इसकी कंडीशंस ऐसी ऐसी हैं, अंदर की सॉइल ऐसी है, ये पानी को इतना जस्ट कर सकती है, वो सारी कंडीशन देख के वो बताएगी कि यार अब आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर ज़मीन पे ये वाली फसल उगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छी आपको प्रोडक्शन देगी, ज़्यादा फसल होगी। अगर आप ये डिसाइड कर लिया मशीन के कहने पे, अब वो मशीन आप जैसे उसने कहा चावल, चावल की जो फसल होती है उसमें मुझे पानी का लेवल सेट रखना पड़ता है। फिर अब उसी एआई के थ्रू ही ऐसे मशीन्स बना दी जो कि मेरा पानी का लेवल ऑटोमेटिक सेट कर देंगे। जहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है वो पानी के दूसरे मोटर से ऐसी चला देती है कि वहाँ से पानी ड्रेन आउट होना शुरू हो जाता है। जैसे पानी कम होता है वो दूसरी मशीन चला देती है और वो मेरा पानी का लेवल सेट कर देता है। बिल्कुल स्टार्ट वर्कशॉप के स्टार्ट पे चले जाएं। रिस्क की बात की थी, अगर मैं एआई से नहीं पूछता और वैसे ही वहां पे कोई फसल उगा देता, क्या 100% श्योरिटी है कि वो बेहतरीन फसल होगी? नहीं है ना। मशीन का भी है। अच्छा, आप किससे मशवरा लेते हैं? जिससे उस काम की नॉलेज है।
10 एक्सपर्ट मेरे गांव में मौजूद थे जिनसे मैंने मशवरा लिया कि यार ये मौसम चल रहा है, मुझे बताओ मेरे पास इतनी ज़मीन है, मैं क्या करूँ, मुझे बताया कि मैं ये कर लूँ। ठीक है, अब वो दौर चला गया ना। अब मैंने वही जो बुजुर्गों की नॉलेज थी, जो डाटा गैदर हुआ था, तो मैंने मशीन्स को देना शुरू कर दिया। तो जो काम मुझे पहले एक्सपर्ट बता रहा था, मेरी एक्सपर्ट मशीन है, क्योंकि वो जो आदमी एक्सपर्ट है वो भी 100% श्योरिटी तो नहीं दे रहा ना, नेचुरल नहीं है। अच्छा अब देखो दूसरी बात, एक जूता है, जूता एक नाइकी का ओरिजिनल है और एक जूता है जो राइट ऑफ से बनता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप आवाज आ रही है? अच्छा सही, आपने सही कहा, मुझे पता नहीं चलता था। अच्छा बैक स्पॉट पे था, हाँ नाइकी के शूज पे, एक नाइकी का शूज ओरिजिनल जो बाहर से मंगवाया और एक नाइकी का शूज मैंने लगा उससे, दोनों में कोई फर्क नहीं। अब आप मुझे बताएं ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है या कॉपी कौन सा है? तो महंगा होगा। आप सही बात है, कौन सही है? बिल्कुल सही पॉइंट है कि जो महंगा है, लाइट हाउस वाला बंदा आपको वही चीज नाइकी के दूसरा लाइट से 25,000 का वो आपको 27,000 का बेचता है, क्या आपको ओरिजिनल दिया? महंगा दिया ना उसने, नहीं हुआ। लेकिन वो कुछ भी कर ले, वो आर्टिफिशियल ही रहेगा, वो डुप्लीकेट रहेगा या कॉपी रहेगा, रेप्लिका रहेगा, जो भी नाम दें आप उसको। लेकिन अब हम उस पर आते हैं जो हमारे एक्सपर्ट लोग थे और फिर एक्सपर्ट मशीन बनी। जब एक्सपर्ट लोग थे मेरे, वो नेचुरली थे। अब वही चीज मैंने मशीन को दी है, मैंने दी है। मशीन को कौन सिखा रहे हैं? लोग सिखा रहे हैं ना, वो आर्टिफिशियल दी है। क्लियर है नहीं? ये बताओ। जैसे आपने कहा कि बिन मौसम भी हमें फल मिल जाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि मौसम वाले फल भी हमें तो मतलब आर्टिफिशियल की खराबी, सिस्टम की खराबी हो रही है। हाँ वो एक अलग चीज, वो हमारी अपनी खराबी है, ये अपना काम नहीं है। अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने देखा है क्या, किस तरह काम कर रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्री में है, किस इंडस्ट्री से लिंक कर सकते हैं उसको, ये सब चीज़ें देखी। समझ आई है नहीं? ये बताएं आगे। अब बात आती है कि जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो उसमें करियर बनाएंगे कैसे? करियर के भी तो कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ पाथवेज होंगे, वो क्या है वो देखें। अच्छा माइक की बैटरी डाउन है, मेरी आवाज वैसे आ रही है ना? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि एआई में जाना कैसे, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू मैं एआई में एंटर हो सकता हूँ। पहले बता देते कि भाई एआई में बहुत सारे इमर्जिंग रूल्स कौन कौन से जो कि अभी चल रहे हैं और मजीद आगे आएंगे। हमारे पास डेटा साइंटिस्ट है, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, एआई रिसर्चर्स हैं और एआई एथिसिस्ट हैं, बहुत सारे दूसरे रूल्स हैं। हमारे पास डीप लर्निंग इंजीनियर्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर विजन एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे दूसरे डेटा साइंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी हमारे पास में आ सकती हैं। ये सारे रोल्स हैं। इवन आपका जो डेटा एनालिसिस होता है, जो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स बना रहा है ना, वो भी एआई के वर्ल्ड में एंट्री तो कर चुका है। ठीक है, इसके
स्किल्स कौन कौन सी चाहिए? मेरे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पास यहाँ पर कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैट्रिक वाले? प्रॉपर हैंड रेस कीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले कौन है? मेजॉरिटी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले। यूनिवर्सिटी में कौन जा चुके हैं? यूनिवर्सिटी में कौन सी फील्ड है? बीएससी किस में? जनरल साइंस में। जी जी, जेनेटिक्स इंजीनियर और बीएससी कंप्यूटर साइंस है। देखें, जो इस वक्त एआई का सबसे एंट्रेंस है ना, जो इजीएस्ट एंट्रेंस है एआई के करियर में जाने के लिए, वो ये कि आप किसी भी इंजीनियरिंग में करते हैं, चाहे वो कोई भी इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते हैं तो वो आपको एक कंपेटिटिव एज दे देता है, वो आपको ज़्यादा मौके फराहम कर देगा। लेट्स से मैं अगर इस रूम से आ रहा हूँ, मतलब रूम में यहाँ से एंटर हुआ तो मेरे पास पहले ये है फिर वो, लेकिन अगर मैं ये दीवार ना हो, लेट्स से ये दीवार है ना, ये कंप्यूटर साइंस, अगर मैं इसको तोड़ के यहाँ आ गया, मेरे पर डायरेक्ट एक्सेस है, मेरे पर एंगल ज़्यादा बढ़ा, ऐसे ही है। तो कंप्यूटर साइंस के अगर आप जाते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। उसमें सबसे पहले है पाइथन, दूसरी है आर सिर्फ लेटर आर, ये भी एक लैंग्वेज है। फिर हमारे पास डिफरेंट ऐसी लैंग्वेजेस के साथ साथ एल्गोरिथम का पता होना चाहिए कि किस तरह काम करते हैं। तो हमने एल्गोरिथम की बात की ना, एल्गोरिथम समझ आए थे सबको? तो एल्गोरिथम पता होना चाहिए किस तरह बनते हैं, किस तरह काम करते हैं और किस तरह से दूसरी चीज़ों के साथ इंटीग्रेट होते हैं। ये एल्गोरिथम्स का पता होना चाहिए। किसी भी मतलब वर्क के स्टेप्स को हम एल्गोरिथम कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। आप घर से यहाँ आए, उसके लिए जो जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स वो नहीं के कदम वाले स्टेप्स नहीं, जो ऐसी चीज़ें जो आपको वहाँ पे माइलस्टोन अचीव करवा दें, वो आपका घर से यहाँ आने का भी एल्गोरिथम बन सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इस वक्त मैट्रिक में है, इंटर में है, वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसमें मेनली पाइथन और आर, दूसरे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम अक्सर ये समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होते हुए या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होते हुए मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। कौन से? प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ये हम समझते हैं जो बीकॉम कर रहे हैं वही पढ़ेगा प्रॉब और स्टैट। आपकी मैथमेटिक्स, आपकी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ये एआई के वर्ल्ड में एंटर होने के लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी ग्रिप इस पे ऐसी